बीते कुछ सालों और कुछ महीनों में आपने ऐसी खबरें खूब देखी और सुनी होंगी कि ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कभी यहां छापा मारा तो कभी वहां छापा मारा और इन छापेमारियों में करीब करोड़ों की जब्ती भी कर ली और उससे ई और डी लिखकर वीडियो बनाया और उसके बाद मीडिया एजेंसीज को दे भी दिया। आंकड़े बताते हैं कि साल 2005 से लेकर 2024 के अंत तक ईडी ने कुल 7,403 मामलों में 1,45,927 करोड़ रुपए की जब्ती की है। इतने पैसों में भारत 150 बार चांद पर जा सकता था, फिर भी पार्टी करने के लिए पैसे बच जाते हैं। मतलब ये बात है कि चंद्रयान 2 का जो बजट था वो मात्र 978 करोड़ रुपए का था और ईडी ने जब्त किए 1,45,927 करोड़ रुपए। लेकिन सवाल एक ये है कि इन पैसों का हुआ क्या? कभी सोचा है कि ईडी जब छापा मारकर लाखों करोड़ों की जब्ती करती है तो वो पैसे आखिर जाते कहां हैं? ईडी रख लेती है, सरकार खर्च कर देती है या फिर वो पैसा जिनसे जब्त किया जाता है उनको ही वापस कर दिया जाता है? नमस्ते, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं खबर गांव। इस वीडियो में आप जानेंगे कि जिन बंडलों से ईडी लिखा जाता है छापे के बाद उनका क्या होता है। ईडी का काम है मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी मुद्रा से जुड़े अपराधों की जांच करना, लेकिन ईडी को खुद से किसी के ठिकाने पर छापा मारने का अधिकार नहीं होता। ना ही ईडी किसी मामले की जांच खुद शुरू करती है, तो फिर छापा कब और क्यों मारती है? किसी भी मामले में सबसे पहले दूसरी सरकारी जांच एजेंसी कोई अपराध या गैर कानूनी काम पकड़ती है। जैसे सीबीआई बड़े अपराधों और भ्रष्टाचार की पड़ताल करती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स चोरी को पकड़ता है, नारकोटिक ब्यूरो ड्रग से जुड़े केस पर काम करती है, विजिलेंस डिपार्टमेंट सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार, घूस आदि इत्यादि के मामले देखते हैं। किसी भी मामले में सबसे पहले यही संबंधित एजेंसी ही कार्रवाई करती हैं, ये मामले की जांच करती हैं। मान लीजिए इनकी जांच या छापे में पैसा पकड़ में आया। पैसा रखना भारत में अपराध तो है नहीं, बशर्ते वो कानूनी तरीके से इकट्ठा किया गया हो। अगर आपने टैक्स चुकाया है तो आप कितनी भी दौलत इकट्ठा कर सकते हैं, जहां चाहे वहां रख सकते हैं। लेकिन अगर टैक्स चुका ही रहे होते तो भ्रष्ट क्यों कहलाते? फिर ये बात भी है कि मोटी मलाई मारने वाले लोग पैसा सिर्फ इकट्ठा नहीं करते, वो 2 नंबर के पैसों को 1 नंबर का पैसा बनाते हैं। ये वैसा ही है जैसे हम कपड़े धुलते हैं, लॉन्डर करते हैं, इसी तरह पैसों को भी धोकर काले से सफेद बनाया जाता है। ये कहलाती है मनी लॉन्ड्रिंग। पैसे की धुलाई नहीं होती, बस उसे किसी तरह घुमा फिरा कर लीगल बना दिया जाता है, माने काले से सफेद बना दिया जाता है। एक उदाहरण से इस पूरे मामले को समझिए। फर्ज कीजिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को टिप मिलती है कि एक बिल्डर ने 100 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी की। आईटी डिपार्टमेंट जांच करता है और छापा मारता है। छापे में कैश बरामद होता है। कैश बहुत हुआ तो नजदीकी सरकारी बैंक के अधिकारियों को नोट गिनने वाली मशीन के साथ बुला लिया जाता है। बैंक के अधिकारियों के आने से पैसों की गिनती और कैश की समरी बनाने में आसानी हो जाती है कि कितने सिक्के हैं, कितने नोट हैं, कौन कौन से नोट हैं। ये जानकारी आगे मामला चलाने में बहुत काम देती है। नकदी को फिर गवाहों के सामने डिब्बे में सील कर दिया जाता है। फिर इनकम टैक्स वाले पैसे का सोर्स पूछते हैं और ये भी कि टैक्स चुकाया गया है या नहीं। अगर कैश का मालिक सोर्स बता दे और पेनाल्टी सहित टैक्स चुकाने को तैयार हो जाए तो इनकम टैक्स वालों के लिए मामला एक तरह से खत्म हो जाता है। लेकिन अगर पैसे का सोर्स मालूम न चले, न टैक्स चुकाया जाए, तो एजेंसी सबूत इकट्ठा करके अपनी रिपोर्ट, प्रोसिक्यूशन, कंप्लेंट या एफआईआर फाइल कर देता है। यहाँ एक और स्थिति बन सकती है। अगर एजेंसियों को यह भनक लग जाए कि पैसा ना सिर्फ अवैध तरीके से इकट्ठा किया जा रहा है बल्कि उसे ब्लैक से व्हाइट भी किया जा रहा है, तब एक लिखित सूचना प्रवर्तन निदेशालय या ईडी को भेजी जाती है, क्योंकि ब्लैक से व्हाइट वाले खेल को पकड़ने की जिम्मेदारी इनकी ही है। ईडी पूर्व में हो चुकी जांच के आधार पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज करती है और छापेमारी कर सकती है। ये ईडी का सबसे बेसिक कानून है। अलग अलग परिस्थितियों को देखते हुए ईडी पीएमएलए के अलावा 2 और कानूनों का इस्तेमाल कर सकती है। कौन से? एक है फेमा यानी कि द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। ये कानून विदेशी लेन देन और निवेश से जुड़ा है। लागू तब होता है जब किसी ने अवैध तरीके से विदेश से पैसा या चीजें मंगवाई हो। अगला है FEOA द फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018। ये कानून उन लोगों के लिए है जो घोटाला करके देश से भाग जाते हैं और वापस नहीं आते, माने भगौड़े कहलाते हैं, जैसे मेहुल चौकसी, नीरव मोदी या विजय माल्या। इन 3 में से जो मुफीद हो उस कानून का इस्तेमाल ईडी करती है। छापेमारी के बाद ईडी कैश और संपत्तियों को जब्त करती है। कैश नजदीकी सरकारी बैंक की शाखा में जमा कर दिए जाते हैं। किसके अकाउंट में?
ये पैसा ईडी के एक पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट में जाता है। इसके बाद ये रकम भारत सरकार के खजाने में भेज दी जाती है। लेकिन जब तक इस मामले पर कोर्ट का फैसला नहीं आता तब तक ईडी, बैंक या सरकार उस पैसे को छू भी नहीं सकती। अगर कोर्ट कहती है कि जिस पे आरोप लगे और जिसकी संपत्ति या पैसे जब्त हुए हैं वो व्यक्ति गुनहगार है, तो पैसा सरकारी खजाने में जनता का धन बनकर चला जाता है। और अगर कोर्ट कहती है कि वो व्यक्ति बेगुनाह है तो सारा पैसा उसे वापस मिल जाता है। ये तो बात हुई पैसों की, लेकिन संपत्तियों का क्या होता है? ईडी की जब्ती में अगर ऐसे मूवेबल एसेट्स हैं, माने चल संपत्ति है जो जल्दी खराब हो सकती हैं या उसकी देखभाल करने का खर्च बहुत ज्यादा हो, तो ऐसी संपत्ति ईडी बेच सकती है। ये बात अचल संपत्तियों के लिए कही गई, लेकिन इमूवेबल एसेट्स जैसे घर, दुकान, फैक्ट्री, जमीन वगैरह वगैरह, इन सब का क्या होता है? इस बारे में ईडी के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर सत्येंद्र सिंह एक इंटरव्यू में बताते हैं कि जब भी ईडी किसी मकान को जब्त करती है तो पहले उसे खाली करवाने का नोटिस जारी किया जाता है। नोटिस में मकान खाली कराने के लिए एक तारीख भी बताई जाती है। इस तारीख के खत्म होने के बाद ईडी उस मकान को अपने कब्जे में ले लेती है। वहीं फैक्ट्री के मामले में जब तक केस चलता है तब तक फैक्ट्री से होने वाले मुनाफे पर ईडी का अधिकार होता है। माने ईडी उन सामानों और उन संपत्तियों की कस्टोडियन होती है तब तक जब तक कोर्ट का कुछ फैसला न आ जाए। अगर आरोपी बरी हो जाता है तो वो संपत्ति आरोपी को वापस कर दी जाती है। अगर संपत्ति बेनामी होती है तो फिर इनकी नीलामी कराई जाती है और उससे मिले पैसों को वित्त मंत्रालय को सौंप दिया जाता है। हालांकि चाहे नकदी हो या अचल संपत्ति, कोर्ट के फैसले के बाद ही ये सभी प्रक्रियाएं लागू होती हैं। इसी से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा है। 2.5 एकड़ का एक आलीशान फार्म हाउस है दिल्ली के राजौखरी इलाके में। कभी ये फार्म हाउस एक बड़े बिल्डर अतुल बंसल का था। उन्होंने ये ज़मीन 2004 में खरीदी थी। फिर 2012 में उन्हें अपने बिजनेस के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने इस फार्म हाउस और दूसरी संपत्तियों को मिलाकर करीब 111 करोड़ रुपए का लोन लिया और ये फार्म हाउस यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के पास गिरवी रख दिया। समय बीता लेकिन लोन नहीं चुका पाए तो 2017 में बैंक ने इस फार्म हाउस पर कब्जा कर लिया। अब यहीं से कहानी में आता है एक बड़ा मोड़। बैंक को बाद में पता चला कि ईडी ने भी इस फार्म हाउस पर पहले से नजर रखी थी। ईडी का कहना था कि अतुल बंसल की कंपनी पर मनी लॉन्ड्रिंग यानी काले धन को सफेद करने का आरोप है। इसी वजह से ईडी ने फार्म हाउस को अटैच किया और फिर जब्त कर अपने कब्जे में ले लिया। कब्जे में लेकर क्या किया? ईडी ने वहीं अपना जोनल ऑफिस खोल दिया। फार्म हाउस के बड़े बड़े बेडरूम अफसरों के ऑफिस बन गए। लिविंग रूम में ट्रेनिंग यूनिट चलने लगी। फार्म हाउस के अंदर ही एक कमरे को लॉकअप में तब्दील कर दिया गया। फार्म हाउस 100 के लमसम कर्मचारियों का दफ्तर बन चुका था। शाही रसोई ईडी की कैंटीन बन गई थी। इंडोर स्विमिंग पूल फर्नीचर का गोदाम बन गए। ईडी ने इस प्रॉपर्टी को अपना ऑफिस बनाया और उधर बैंक अपने पैसों के इंतजार में बैठा रहा। बैंक को यह बात बहुत खली। बैंक ने कहा ईडी न तो इस प्रॉपर्टी की नीलामी कर रहा है और न ही हमें वापस दे रहा है। फिर सरकार को फायदा क्या हुआ? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने इस जब्ती को पंचकुला के पीएमएलए कोर्ट में चुनौती दे दी। बैंक का कहना था कि ये प्रॉपर्टी तो हमारे पास गिरवी थी और इसे ईडी ने गलत तरीके से प्रोसीड्स ऑफ क्राइम यानी कि अपराध से कमाई हुई संपत्ति मान लिया। इस मामले को लेकर खूब खींचातानी हुई। अंततः 3 साल के इस्तेमाल के बाद ईडी को यह फार्म हाउस खाली करना पड़ा, लेकिन मामला अभी भी कोर्ट में है। दावा यही है कि ईडी सीज्ड प्रॉपर्टी का इस्तेमाल नहीं कर सकती। तो ये हुई ईडी की सीज की हुई प्रॉपर्टी और उनके कैश की पूरी कहानी। कहाँ जाता है, क्या होता है, कैसे इस्तेमाल होता है। उम्मीद है इस वीडियो में आपके सवालों का जवाब मिल चुका होगा। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दूसरों तक भी शेयर करें और अगर खबरगांव को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। इस वीडियो को शूट किया था हमारे साथी इरशाद ने और उनकी मदद की थी सर्वेश ने। मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं खबरगांव।